फ्रेंड्स, आज का हमारा जेडब्ल्यू का पेपर है 25 फेब का शिफ्ट 2 का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन है, सॉलिड स्फीयर एज शोन इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, फाइंड मैक्सिमम लेंथ ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट यहाँ पर रोल कर रहा है, राइट। तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर रोल कर रहा है तो पहले उसकी जो एनर्जी, उसके साथ जो एनर्जी रिलेटेड है, मतलब कि रोलिंग की वजह से होने वाला वर्क mgl साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ काइनेटिक एनर्जी mv0 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2/5 mv0 स्क्वायर, राइट। तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला है, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला है, और ये यहाँ पर वर्क की फॉर्मूला है। तो वर्क यहाँ पर जो हो रहा है वो एनर्जी के फॉर्म में है, राइट। तो mgl साइन थीटा इज इक्वल टू, नाउ 2 कैंसल, और यहाँ पर आंसर आएगा 7/10 mvo स्क्वायर, राइट। तो अब यहाँ पर L को सब्जेक्ट बनाएंगे तो L इज इक्वल टू mm कैंसिल हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू 7 VO अपॉन 10 इंटू G इंटू साइन थीटा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है? यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन एन एम्पलीट्यूड modulated wave message wave frequency fm and carrier wave frequency fc, find out wavelength of amplitude modulated wave। तो wavelength सिंपल है, लैम्बडा इज इक्वल टू सी अपॉन एफ सी, क्योंकि यहाँ पर जो मॉड्यूलेटेड वेव होगा उसकी जो वेवलेंथ है वो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट मैच हो रहा है अगेन, सो दैट इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ यूनिट मास particle is moving in a circle of radius r such that its projection on diameter executes simple harmonic motion. In 0.1 second interval, particle undergoes angular displacement of 30 degree. Find force acting on particle at position B. Position B कहाँ पर है? यहाँ पर है, right? It's if it start from A और रेडियस दिया गया है 0.36 मीटर। तो यहाँ पर फोर्स फाइंड करना है बी पोजीशन पे। तो फोर्स को फाइंड करने से पहले, क्योंकि फोर्स की फॉर्मूला में ओमेगा आएगा, एंगुलर स्पीड, तो ओमेगा को पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू पाई अपॉन 6/0.1, राइट, ये उसकी फॉर्मूला होगी। तो यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू मिलेगा 10 पाई अपॉन 6, राइट, मीन्स इज इक्वल टू 5π/3। अकॉर्डिंग टू दिस एंगल दैट इज अवर ओमेगा, एंगल के हिसाब से यहाँ पर 30 है, 30 मतलब π/6, राइट, और 0. सेकेंड टाइम है, 0.1 सेकेंड, तो यहाँ पर टाइम आ गया। तो इस हिसाब से यहाँ पर ओमेगा मिला 5π/3। अब फोर्स फाइंड करने की फॉर्मूला है, जब कोई ऑब्जेक्ट एंगुलर मूव कर रहा है तो फोर्स फाइंड करने के लिए m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर करना है। तो मास कितना है? मास इज 1 इंटू 25, मतलब कि ओमेगा स्क्वायर 25 पाई स्क्वायर अपॉन 9 इंटू आर, आर इज गिवन दैट इज 0.36, तो 0.36 आएगा। अब पूरा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लास्ट में आंसर बचेगा, वो होगा पाई स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर पाई स्क्वायर मतलब कि ऑप्शन फर्स्ट मैच होगा 9.7, तो ये हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, सनलाइट डिफ्रैक्टेड थ्रू अ सर्कुलर aperture of diameter 0.1 माइक्रोमीटर, इफ डायमीटर इज स्लाइटली इंक्रीज देन, तो सर्कुलर फ्रिंज डिक्रीज होगी या फिर इंक्रीज होगी, और इंटेंसिटी में क्या चेंज होगा? तो पहले तो उसके लिए फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा अपॉन डी, राइट। अगर डी इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा क्या होगा? डिक्रीज होगा,
और डी अगर यहाँ पर डी को मैंने डिक्रीज बता दिया, बट डी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो साइन थीटा डिक्रीज होगा, राइट, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर जो साइज होगी सर्कुलर फ्रिंज की, साइज ऑफ सर्कुलर फ्रिंज क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि साइन थीटा डिक्रीज हो रहा है, तो इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। साइज ऑफ सर्कुलर फ्रिंज विल डिक्रीज क्योंकि साइन थीटा डिक्रीज हो रहा है, और इंटेंसिटी इंक्रीज होगी क्योंकि इंटेंसिटी में भी साइन थीटा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ विथ सेम स्पीड, फाइंड आउट रेशियो ऑफ दी ब्रोगली वेवलेंथ दैट इज द लैम्बडा ई अपॉन लैम्बडा पी इफ एम पी इज इक्वल टू 1836 एम ई। तो लैम्बडा की सिंपल फॉर्मूला है दी ब्रोगली वेवलेंथ एच अपॉन एम वी। अब यहाँ पर लैम्बडा ई अपॉन लैम्बडा पी की बात करें तो मास में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एम पी अपॉन एम ई आएगा। अब एम पी अपॉन एम ई इज 1836, तो 1836 मतलब ऑप्शन 1 मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, इस क्वेश्चन में डायमेंशन फाइंड करना है एक इक्वेशन का। ई दिया है, एप्सिलॉन दिया है, एच दिया है, स्पीड ऑफ लाइट दिया है, राइट। तो डायमेंशन फाइंड करेंगे तो पहले तो इसकी फॉर्मूला मुझे पता है, 1/4πε0 मतलब के लिख सकते हैं, के स्क्वायर अपॉन एच सी, राइट। अब अगर इसको मैं लैम्बडा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और लैम्बडा स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो अब फॉर्मूला क्या होगी, तो अब फॉर्मूला होगी एफ इंटू लैम्बडा अपॉन ई। इसको हमने इजीली एक सिचुएशन में, एक दूसरे ही फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फोर्स इंटू लैम्बडा अपॉन ई। ई इज द एनर्जी, तो एनर्जी का ये फॉर्म हो गया कि स्क्वायर अपॉन लैम्बडा, ये एक फॉर्म है एनर्जी का, राइट। तो यहां पर एफ इंटू लैम्बडा ये भी एक वर्क का फॉर्म हो गया, वर्क अपॉन एनर्जी। अब वर्क का भी डायमेंशन सेम है, एनर्जी का भी सेम है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो जो भी क्वांटिटी निकल कर आएगी वो होगी डायमेंशनलेस, तो इसका कोई भी डायमेंशन होने वाला नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन अ गिवन एसी सर्किट कंटेनिंग एलिमेंट्स आर एल एंड सी, सोर्स वोल्टेज 220 वोल्ट, it is known that if L alone is removed or if C alone is removed, phase difference between current and voltage remain 45 degree, find IRMS। तो पहले तो फेज, जो फेज डिफरेंस है इट रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगा, राइट। सर्किट रेजोनेंस करेगी, तो सर्किट अगर रेजोनेंस में है तो IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन जेड। ये IRMS फॉर्मूला फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है। VRMS तो दैट इज 220 वोल्ट, इट इज गिवन, एंड Z तो जब कोई भी सर्किट रेजोनेंस में है तो सिर्फ रेजिस्टेंस ही वहाँ पर काउंट होगा, तो 110 ओम, 0 कैंसिल, तो आंसर होगा 2 एम्पियर। तो ऑप्शन 1 इज मैच विद आवर आंसर, सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल फॉलोज मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, राइट। स्टेटमेंट 2, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल इज सेम। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल फॉलोज मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो वहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मैक्सवेल की स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो नहीं करता। और स्टेटमेंट 2 में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल इज सेम, तो वो दोनों कभी भी सेम होने वाले नहीं है, दोनों ही गलत स्टेटमेंट्स है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम n is equal to 2 to n is equal to 1, then find the wavelength of released photon। तो यहाँ पर वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो उसकी फॉर्मूला है पहले तो 13.6 इंटू 1 माइनस, जंप हो रहा है 2 में तो 1/1 स्क्वायर, यहाँ पर 1 स्क्वायर लिख रहा हूँ ताकि पता चले, 1/2 स्क्वायर, राइट, 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1240 अपॉन लैम्बडा इन नैनोमीटर।
तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है। अब इसमें से लैम्बडा को सब्जेक्ट बनाना है, तो लैम्बडा सब्जेक्ट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है उसमें 1240 अपॉन 13.6 नीचे आ जाएगा एंड 1 माइनस 1/4, राइट। तो इज इक्वल टू, अब 4 को एलसी लेके ऊपर रख देते हैं, 4 इंटू 1240 अपॉन 13.6 इंटू 3 आ जाएगा, एलसी लेके कैलकुलेट किया, राइट। तो यहाँ पर आंसर होगा आफ्टर कैलकुलेशन वो होगा 121.5 नैनोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ अ सर्टेन मेटल द स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.71 volt if the wavelength of incident radiation is 491 nanometer. Now the stopping potential comes out to be 1.43 volt if the wavelength of incident radiation is, तो वोल्टेजेस दिया है, फिर वेवलेंथ दिया है, तो ऐसी एक फॉर्मूला की जो दोनों पर डिपेंडेंट है, तो ऐसी एक फॉर्मूला है एच सी अपॉन लेमडा, राइट, इज इक्वल टू 5 प्लस ई वी एस। तो ये एक फॉर्मूला है जिसमें वेवलेंथ और अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों ही है। तो वैल्यूज रख देते हैं, तो पहला है 1240 अपॉन 491, तो इज इक्वल टू 5 प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल उस वक्त मिलेगा 0.71 वोल्ट, राइट। और उसके बाद उसको कैलकुलेट करेंगे तो 1240 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 5 प्लस 1.43, ये दूसरा केस में मिलने वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब दोनों को ही हम लोग सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, तो 1240 कॉमन निकल जाएगा, फिर बाद में 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन 491, और यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हाफ बचेगा, मतलब लगभग हाफ 0.72 वोल्ट, राइट। फिर लैम्बडा को कैलकुलेट करेंगे तो आफ्टर ऑल लैम्बडा का लास्ट आंसर मिलेगा 382 नैनोमीटर। सो दैट इज आवर वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, टू पार्टिकल्स हैविंग मास m1 4 ग्राम m2 16 ग्राम, if kinetic energy of both the particle is equal then ratio of their momentum is n/2, then n is, तो पहला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला K1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, फर्स्ट की बात हो रही है तो P1 स्क्वायर अपॉन 2m1। सेकेंड काइनेटिक एनर्जी K2 इज इक्वल टू P2 स्क्वायर अपॉन 2m2। अब K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ कि P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर इंटू यहाँ पर आ जाएगा M2 अपॉन M1, क्योंकि दोनों का रेशियो लिया है K1 K2 का। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर, राइट, यहाँ पर P2 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दोनों के सेम है तो K1 इज इक्वल टू K2 आ जाएगा। तो यहाँ पर P1 और P2 को मैंने सब्जेक्ट बनाया तो मुझे मिलेगा M2 अपॉन M1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो P1 अपॉन P2 स्क्वायर रूट बोथ दी साइड्स, तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। अब रखते हैं वैल्यूज, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू अंडर रूट M1 4 ग्राम, तो M2 पहले 16 लिख लेते हैं अपॉन 4, 4 4 जा 16, तो अंडर रूट ऑफ 4, राइट, तो अंडर रूट ऑफ 4 दैट इज 2। सो यहाँ पर आंसर 2 होगा, तो ऑप्शन 1 मैच हो रहा है। सो P1 अपॉन P2, राइट, बट यहाँ पर रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम इज n/2 है, तो n/2 है, तो यहाँ पर अगर 2 आ रहा है तो ज़रूर ये P2 अपॉन P1 रेशियो होगा। तो P2 अपॉन P1 रेशियो ले लेते हैं और फिर लिखते हैं, तो 1 अपॉन 2, तो ऊपर 1 बचता है, तो n इज इक्वल टू यहाँ पर 1 लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 मैच हो रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन में बराबर दिया नहीं है या फिर क्वेश्चन बराबर पूछा नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर आंसर अगर इसके साथ मैच करना है तो n इज इक्वल टू 1 आना चाहिए।
राइट। तो n इज इक्वल टू 1, दैट इज आवर करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दिया है। तो सेकेंड ऑप्शन में अगर वो पूरा ही आंसर पूछा है सेकेंड ऑप्शन के हिसाब से, तो सेकेंड ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन अ कैपेसिटर मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ वन प्लेन हैविंग काइनेटिक एनर्जी k1 एंड कम्स आउट विथ काइनेटिक एनर्जी k2 मेकिंग एन एंगल बीटा विथ अदर प्लेन, फाइंड रेशियो ऑफ k1 एंड k2। तो काइनेटिक एनर्जी के रेशियोज फाइंड करने हैं। तो पहला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर फॉर्मूला जो कि मोमेंटम पर डिपेंड है, मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन। तो v1 cos अल्फा इज इक्वल टू v2 cos बीटा। उसके बाद मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, तो v1 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू v2 स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा। तो अब मैं दोनों साइड m से मल्टीप्लाई करवाऊँ, हाफ m से, तो k1 अपॉन k2 वो मुझे मिलेगा cos स्क्वायर बीटा अपॉन, राइट, k1 k2 cos स्क्वायर बीटा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा मिलेगा। अगर मैं दोनों साइड हाफ m से मल्टीप्लाई करूँ तो हाफ m v2 स्क्वायर मतलब k2, हाफ m v1 स्क्वायर मतलब k1, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर 1 मैच हो रहा है। सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ गैस फॉलोज PV raised to 1/2 is equal to constant as shown if V2 is equal to 2V1, find T2 upon T1। तो टेम्परेचर रेशियो यहाँ पर फाइंड करना है। तो पहले हमने देखा PV raised to 1/2 is equal to constant, तो TV raised to -1/2 is equal to constant, क्योंकि T और V, तो T is proportional to 1 upon root V। तो यहाँ पर लिख सकते हैं T1 अपॉन अंडर रूट V1 इज इक्वल टू T2 अपॉन अंडर रूट V2, दोनों ही सेम होंगे क्योंकि कांस्टेंट होंगे। तो T1 अपॉन T2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। अब यहाँ पर V2 अपॉन V1 क्या होगा? 2 होगा, राइट। मतलब कि T2 यहाँ पर T2 अपॉन T1 आएगा, तो T2 अपॉन T1 लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी T2 अपॉन T1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला? 2 मिला। अब स्क्वायर रूट बोथ दी साइड्स, तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर 2। सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, फॉर गिवन लॉजिक गेट सर्किट विच ट्रूथ टेबल इज राइट। तो कौन सा ट्रूथ टेबल करेक्ट है, राइट। तो यहाँ से पहले तो स्टार्ट करते हैं इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने से। तो पहला जो हमें मिल रहा है फॉर्मूला, तो पहले तो यहाँ पर ए बार बन जाएगा, तो आगे जाके वो एंड गेट है तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो पहला यहाँ से ये और ये, तो दोनों का सम, राइट, मतलब कि एंड गेट है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो ए बी बार होगा, राइट। फिर इस गेट का अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो ए बार बी आएगा, राइट, ए बार बी। और आगे जाके नॉर गेट है तो पहले तो उनका सम होगा और फिर उसका भी बार, तो ये पूरा उसका बूलियन इक्वेशन हो गया। अब मैं यहाँ पर द मॉर्गन लॉ अप्लाई करूँगा, तो द मॉर्गन लॉ से ये इक्वेशन में चेंजेस आएगा और वो चेंज होकर ए बी बार डॉट ए बी इंडिविजुअली बार। फिर अगेन द मॉर्गन प्रिंसिपल, तो वहाँ पर ए बार प्लस बी इंटू ए प्लस बी बार मिलेगा, राइट। ये द मॉर्गन प्रिंसिपल है। अब डॉट प्रोडक्ट से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू पहले मिलेगा ए बार डॉट ए, फिर प्लस ए बार डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी बार, राइट। तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो भी सेम वाले कंपोनेंट्स है और उसको ऑपोजिट से मल्टीप्लाई किया है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी बचेगा ए बार बी बार प्लस बी इंटू ए, राइट। तो यहाँ पर उसकी ये बूलियन इक्वेशन होगी, तो ये बूलियन इक्वेशन अगर देखा जाए तो 0 0 इंटू देन आंसर इज 1, राइट।
तो अगर बुलियन इक्वेशन यहाँ पर 1 इंटू 1, यहाँ पर 0 0, तो 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 0 आंसर क्या होगा 1, फिर 1 0, तो यहाँ पर ए बार में 0, बी बार में 1 प्लस 0 1, राइट। तो 0 इंटू 1 0, 0 प्लस 0 0, तो यहाँ पर आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट मैच हो रहा है ट्रूथ टेबल, सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर में दो टाइप से, स्टेप अप स्टेप डाउन, तो ये क्यू से कनेक्ट है। फिर दूसरा है रेक्टिफायर कनेक्टेड है एसी टू डीसी से, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। फिर तीसरा है फिल्टर मतलब कि रिपल इज रिमूव, उसको रिमूव करने के लिए फिल्टर सर्किट यूज करते हैं। और चौथा है स्टेबिलाइजर फॉर एनी इनपुट आउटपुट वुड बी दी सेम। सो यहाँ पर सारे ऑप्शन एक ऑप्शन से, फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है एमसीक्यू का, उससे मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास एम, एज्यूम सरफेस टू बी स्मूथ। तो यहाँ पर जो मास है वो बीच में है और स्प्रिंग दोनों तरफ है। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू, वहाँ पर भी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है 2k और दूसरे की भी 2k, तो यहाँ पर 4k आ रहा है। तो टाइम पीरियड की फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन 4k, तो इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन 4k, तो ये हमारी फॉर्मूला है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ पार्टिकल स्टार्ट्स परफॉर्मिंग SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन and it is released from x is equal to a/2 and it's moving in negative x direction, then phi is equal to what? तो पहला तो phi नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा तो π/2 प्लस π/3 होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ एक सर्कल, राइट, तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो लगभग इतना डिस्टेंस कवर होगा। ये उसके 4 क्वाड्रेंट्स है, राइट। तो इतना डिस्टेंस, तो π/2 प्लस π/3, ये π/3 है हमारा और ये π/2 है। तो phi इज इक्वल टू π/2 प्लस π/3, दैट इक्वल टू 5 π/6, राइट। क्योंकि x जो a/2 वैल्यू है वो हमें इस डायरेक्शन में यहाँ पर मिलने वाली है, सो दैट इज a/2। देख लो a/2 हाफ होगा ये पूरा, तो इसीलिए 5π/6 से 5π/6 एंगल पे x इज इक्वल टू a/2 है, तो ऑप्शन 2 इज आवर करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इफ डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज देन, तो चार ऑप्शन है। फॉर एन एंड पी टाइप फर्मी लेवल विल इंक्रीज इफ टी ग्रेटर देन टी एफ, फॉर एन टाइप फर्मी लेवल विल इंक्रीज एंड फॉर पी टाइप फर्मी लेवल विल डिक्रीज। तो यहाँ पर फर्मी लेवल का इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, एन टाइप का या फिर पी टाइप का, वो हमें फाइंड करना है। तो फर्मी लेवल ओबेज मेनली 2 लॉज, पहला लॉ है मास एक्शन लॉ एंड सेकेंड लॉ दैट इज द न्यूट्रलिटी लॉ। तो उस हिसाब से यहाँ पर एन टाइप फर्मी लेवल will increase और p टाइप फर्मी लेवल will decrease। तो n टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल इंक्रीज होगा और p टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल डिक्रीज होगा, सो ऑप्शन 2 इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ टेंशन इज इंक्रीज बाय 4% इन वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग फाइंड परसेंटेज चेंज इन स्पीड ऑफ वेव। तो पहली स्पीड ऑफ वेव की फॉर्मूला v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू, राइट, ये उसकी फॉर्मूला है। अब यहाँ पर परसेंटेज चेंज फाइंड करना है, तो ln लॉग लगाएंगे, ln v इज इक्वल टू 1/2 ln t। अब यहाँ पर डिवीजन है तो -1/2 ln म्यू लिखेंगे, राइट। अब चेंज फाइंड करेंगे तो dv अपॉन v इन परसेंटेज इज इक्वल टू परसेंटेज 1/2 dt अपॉन t, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है तो वो 0 हो जाएगी। तो dv अपॉन v इन परसेंटेज इज इक्वल टू 1/2
इंटू डी टी अपॉन टी दैट इज गिवन 4. सो 2 2 ज़ा 4. तो यहाँ पर जो आंसर होगा तो स्पीड में जो चेंज होगा दैट इज 2%. नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ p वेक्टर p क्रॉस वेक्टर g इज इक्वल टू वेक्टर g क्रॉस वेक्टर p and angle between vector p and vector g is theta where theta belongs to 0 360 degree, then value of theta is. तो यहाँ पर वेक्टर p क्रॉस वेक्टर g is equal to vector g cross vector p only if p is equal to 0 or vector g is equal to 0 or angle between them is either 0 or 180 डिग्री, राइट. तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. अगर कोई भी नहीं है, मतलब 0 नहीं है, g इज इक्वल टू 0 नहीं है, दोनों के एंगल 0 नहीं है, तो आंसर होगा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. दोनों ही एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे. फिर इस क्वेश्चन में अ सैटेलाइट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ सो दैट इट कैन अटेन 10 radius 10 r height from surface of earth. Its speed at surface of earth is v is equal to v escape into under root x upon 11. तो यहाँ पर x फाइंड करना है. तो पहले तो सैटेलाइट पे कितने फोर्सेस वर्क करते हैं. तो पहला है एक तो सैटेलाइट का एनर्जी, राइट. यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करेंगे. तो सैटेलाइट एक तो बाउंड है पोटेंशियल एनर्जी से और वो मूव हो रहा है काइनेटिक एनर्जी से. तो माइनस जी एम अपॉन आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. तो सैटेलाइट जब पर्टिकुलर ऑर्बिट पे वो रोटेशन करेगा तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों ही है, राइट. एंड इज इक्वल टू माइनस जी एम. अब उसकी हाइट कितनी है, टोटल 10r, राइट. तो जी एम अपॉन 10r प्लस आर, क्योंकि वहाँ पर अर्थ का रेडियस भी तो काउंट करना है. तो सेंटर से लेकर उस सैटेलाइट का डिस्टेंस टोटल होगा 11r, 10r प्लस आर. अब यहाँ पर ये जो टर्म है उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे. तो हाफ एम वी स्क्वायर बचेगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर कॉमन. तो यहाँ पर बाकी बचा 1 माइनस 1 अपॉन 11. तो इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. यहाँ पर अब हाफ एम वी स्क्वायर में एक तो m कैंसिल हो जाएगा, राइट. और यहाँ पर जो बचेगा वो होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 gm अपॉन आर और बाकी बचा 10 अपॉन 11, राइट. अब ये जो टर्म है माइनस 2 gm अपॉन आर वो हमारा वेलोसिटी का एस्केप वेलोसिटी का ही टर्म होगा. तो यहाँ पर वी स्क्वायर मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, राइट. तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस मतलब माइनस 2 gm अपॉन आर इंटू 10 अपॉन 11, राइट. अब v को सब्जेक्ट बनाए, स्क्वायर रूट बोथ दी साइड्स. तो अंडर रूट ऑफ माइनस 2 अपॉन आर इंटू 10 अपॉन 11. अब ये जो टर्म है माइनस 2 अपॉन आर दैट इज एस्केप वेलोसिटी टर्म. सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू वी एस्केप इंटू अंडर रूट ऑफ 10 अपॉन 11, राइट. तो अब मैच करें तो यहाँ पर x किसके साथ मैच हो रहा है ये इक्वेशन में. तो x मैच हो रहा है 10 के साथ. सो हमारा आंसर होगा x इज इक्वल टू 10. सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें करंट फाइंड करना है, राइट. I1 में से कितना करंट फ्लो रहा है, मतलब कि ये वाला. तो 6 एम्पियर है. अब 6 एम्पियर उसके दो पार्ट्स होंगे. तो यहाँ पर एक तो 2 ओम टोटल रेजिस्टेंस इज 4 ओम, राइट. सीरीज कनेक्शन है तो वहाँ पर 4 ओम और ये पैरेलल कनेक्शन है तो यहाँ पर 2 ओम. तो जो भी करंट फ्लो होगा वो डिवाइड होगा. और कैसे डिवाइड होगा, तो 6 ओम में से दो पार्ट होंगे. अगर इसका रेजिस्टेंस टोटल 4 ओम है और ये 2 ओम है, राइट. इसका 2 ओम है
तो ऑब्वियसली जो 6 एम्पियर है उसके ऐसे पार्ट्स होंगे कि इसमें से वो 4 एम्पियर जितना करंट फ्लो होगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है, और यहाँ से जो करंट फ्लो होने वाला है 4 ओम की वजह से वो बाकी बचा हुआ करंट मतलब कि 6 माइनस 4 तो 2 एम्पियर, तो 4 ओम में से मतलब कि 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा लेफ्ट हैंड साइड से, तो दोनों का टोटल वापस 6 एम्पियर हो जाएगा। तो दैट्स वाई आई वन इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अगर I2 पूछा होता तो I2 इज इक्वल टू 4 एम्पियर आएगा। इस क्वेश्चन में फॉर कार्नो इंजिन W अपॉन Q इन इज इक्वल टू 1/4, if seeing temperature is decreased by 52 degree Celsius then W upon Q in is equal to 1/2, find out source temperature in degree Celsius। तो W upon Q in is equal to 1/4 is equal to 1 minus T2 upon T1। ये फॉर्मूला ये W upon Q, that heat is given to the engine, that's why it is inside heat, that's why it is written in। so T2 upon T1 कितना होगा, तो 1/4 राइट। ये कैलकुलेट होके इसका आंसर मिलेगा 3/4। देन W अपॉन Q इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 माइनस 52 डिग्री अपॉन T1। अब T1 अपॉन 2 इज इक्वल टू T2 माइनस 3/4 इंटू T1 प्लस 52 डिग्री, राइट। तो T1 यहाँ पर आफ्टर कैलकुलेशन हमें T1 मिलने वाला है 208 डिग्री सेल्सियस। सो दैट इज सोर्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ओके, इस क्वेश्चन में अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर व्हेन इट हैज ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। तो another particle is dropped from a distance of 25 meter below the top of tower. If both of them reach the bottom of tower simultaneously, then find the height of the tower। तो जब सेकेंड पार्टिकल को हम लोग ड्रॉप करते हैं तो फर्स्ट पार्टिकल ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी से आगे जा रहा है, राइट। तो उसने लगभग कितना टाइम कवर किया होगा, तो पहले तो मैं यहाँ पर पूरी सिचुएशन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्टिकल और यहाँ पर सेकेंड पार्टिकल, तो फर्स्ट पार्टिकल ने 5 मीटर कवर कर लिया है, राइट, और उसकी जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्टिकल भी नीचे जा रहा है, टोटल हाइट तो 25 मीटर, मतलब कि सेकेंड पार्टिकल जब पहुंच रहा है तब वो 25 मीटर तक डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है। तो टोटल हाइट है कैपिटल H, राइट। तो अब यहाँ पर जब कभी दोनों मिल रहे हैं वो टाइम अगर फाइंड करें तो वेलोसिटी की सिंपल फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। V रिलेटिव वेलोसिटी मतलब कि VR इज इक्वल टू SR अपॉन डेल्टा टी। तो दोनों ही मिल रहे हैं तो डेल्टा टी को सब्जेक्ट बनाएं तो SR अपॉन VR। तो SR 25 माइनस 5 दैट इज रिलेटिव पोजीशन, तो वो 20 होगा और दोनों के बीच रिलेटिव वेलोसिटी 10 होगी। सो 0 0 कैंसिल, तो कितना होगा 2 सेकेंड, राइट। तो पहले पार्टिकल को ग्राउंड पे पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा दैट इज 2 + 1 सेकेंड, राइट। तो 2 + 1 टोटल 3 सेकेंड लगेगा फर्स्ट पार्टिकल को ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। तो हाइट H इज इक्वल टू हाफ इंटू GT², राइट, उसकी फॉर्मूला है। तो हाफ इंटू 10 इंटू यहाँ पर क्या होगा 3 3 = 9, सो 2 4.5 4.5 इंटू 10 45। सो यहाँ पर 45 मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर अ एक्सरे इफ इट्स वेवलेंथ 10 एंगस्ट्रॉम एंड मास ऑफ द पार्टिकल हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम वेवलेंथ एज एक्सरे इज XH upon 3 where H is the Planck's constant, then find value of X। तो पहला तो HC अपॉन लैम्बडा एनर्जी की फॉर्मूला यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी हाफ mv²। तो HC अपॉन लैम्बडा अगर इस इक्वेशन को मास से मल्टीप्लाई करूँ, मास से डिवाइड करूँ, तो यहाँ पर फॉर्मूला होगी m² v² अपॉन 2m। तो HC अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू h² अपॉन लैम्बडा स्क्वायर
इंटू 2m, राइट। तो ये उसकी फॉर्मूला होगी। अब m को सब्जेक्ट बनाएंगे m, तो m इज इक्वल टू h अपॉन 2c लैम्बडा, क्योंकि यहाँ पर एक लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा, एक h कैंसिल हो जाएगा और m को सब्जेक्ट बना दिया। तो m इज इक्वल टू, अब वैल्यूज अब अगर रखे हैं तो h अपॉन 2 इंटू सी इज 3 इंटू 10⁸ एंड लैम्बडा दैट इज 10 एंगस्ट्रॉम, तो 10 इंटू 10⁻10 मीटर, राइट। तो m इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 2 3 ज़ा 6 और 6 इंटू 10⁻, यहाँ पर -10 है तो 10⁹ -1, तो h अपॉन 6 इंटू 10⁻1 मतलब कि 10h अपॉन 6, 10h अपॉन 6 मतलब m इज इक्वल टू 5h अपॉन 3। तो 5h अपॉन 3 अगर इसको कंपेयर करें इस इक्वेशन के साथ तो x इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, तो x इज इक्वल टू मिलेगा 5। सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, टू कंडक्टिंग चार्ज पार्टिकल ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम हुज चार्ज आर 2.1 nanocoulomb and -0.1 nanocoulomb respectively are brought in contact and then separated by 0.5 meter. If force of interaction between them is x into 10⁻⁹ Newton, then x is, तो यहाँ पर सिंपल फोर्स इंट्रैक्शन फाइंड करना है। फोर्स इंट्रैक्शन F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो K 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 इज यहाँ पर 2.1 इंटू 10⁻⁹, Q2 माइनस 0.1 इंटू 10⁻⁹ एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.5 स्क्वायर। तो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर जो आंसर बचेगा दैट इज 36 इंटू 10⁻19 कैंसिल हो जाएगा, एक 9 बचेगा -9 न्यूटन। अब इसको कंपेयर करो इस इक्वेशन के साथ तो सिंपली x इज इक्वल टू लिख सकते हैं दैट इज 36। तो x इज इक्वल टू 36 वो हमारा आंसर होगा।